हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त सा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी ये सवाल आ जाए, तो इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से ये बन गया और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटा सवाल है। बस इसको अच्छे से समझना है दोस्तों आपको, ठीक है। और एक खास बात दोस्तों, इसके पहले के वीडियोज में जिसमें हमने अनेक सवालों की प्रैक्टिस की हुई है, तो उन अनेक सवालों के वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वे सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हमने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज के साथ साथ अनेक सारे सवालों को सॉल्व किया, अनेक सारे थ्योरम, रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस जरूर देखिएगा। उन सभी वीडियोस को आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस दिए हुए हैं। आप लाइन से शुरू से शुरुआत करते हुए हर एक वीडियो देखते जाइए, आपको पूरा पूरा कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक एक लाइन को, एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से बतलाया गया है। साथ ही साथ इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फिर हमने पढ़ा था रीमान इंटीग्रल, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं और वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मैथ्स के लिए आपको पूरे ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल 0 से अनंत x की घात c अपॉन c की घात x dx बराबर गामा c प्लस 1 अपॉन log c की घात में c प्लस 1, जहां c इज ग्रेटर देन 1। ठीक है दोस्तों, चलिए दिया हुआ इंटीग्रल हम यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ इंटीग्रल को लिख लेते हैं। इंटीग्रल 0 से अनंत x की घात c अपॉन c की घात x dx, और हम यहाँ पे मान लेते हैं c की घात x बराबर e की घात t। तो इस स्थिति में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों ओर जब हम लोग लॉग लेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे आया। देखो, c की घात x बराबर e की घात t है, दोनों ओर लॉग लोगे तो क्या होगा, log c की घात x बराबर log e की घात में t। आपको पता होगा log के प्रॉपर्टी से ये सामने आएगा तो x log c हो जाएगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पे t सामने आएगा तो t log e हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है log e का मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस पे कौन है, e है। तो log e टू द बेस e है ना भाई, बेस e पे log e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए x log c बराबर t आपको मिलेगा, ठीक है। x log c बराबर t आपको मिलेगा दोस्तों। तो इस चीज को बहुत आसानी से आपने समझा यहाँ पे। अब चलिए, आप सभी को पता होगा कि जब भी समाकलन करते समय हम कुछ मानते हैं तो वहां पे तुरंत अवकलन करना होता है, क्योंकि वास्तव में हम अब एक वेरिएबल को बदल करके अब दूसरा वेरिएबल के रूप में हम उस समाकलन को लिखने वाले हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए, c की घात x का अवकलन क्या होगा, तो c की घात x का अवकलन होगा c की घात x log c, ठीक है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा a की घात x का अवकलन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है a की घात x log a, बेस पे यहाँ पे e है, ठीक है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा c की घात x log c, यहाँ पे बेस नहीं लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे e समझना है, ठीक है। तो चलिए, c की घात x का अवकलन हो गया c की घात x log c dx, ठीक है। और e की घात t का क्या हो जाएगा, e की घात t का, तो e की घात t ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। वास्तव में हम दोनों ओर किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो वास्तव में देखिए ये आया कैसे, उसको ध्यान से सीखिए। इधर x के सापेक्ष अवकलन हुआ तो ये तो इतना आया। अब e की घात t का आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो पहले e की घात t का t के सापेक्ष होगा e की घात t, फिर t का फिर से होगा x के सापेक्ष, तो वो हो जाएगा dt बटे dx, इस तरह से। तो वो dx इस तरफ आकर के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे dx इधर आया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आता है करके, ठीक है। तो जब हम दोनों x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, तो इधर तो x के सापेक्ष अवकलन इतना हो गया, लेकिन उधर तो वो t की चीज है, परंतु वो x पर निर्भर है, क्योंकि वो आखिर देखो ना भाई, हम इसको ऐसा माने अर्थात t x पर निर्भर है। तो e की घात t का जब आप x के सापेक्ष करोगे ना, तो e की घात t का तो e की घात t होगा, लेकिन t का फिर से x के सापेक्ष होगा dt बटे dx, तो वही dx इधर आया है तिर्यक गुणा होके, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dx का मान ज्ञात कर रहे हैं, कैसे।
क्योंकि आगे चल करके हमको dx को रिप्लेस भी तो करना है, dx को हटा करके उसके बदले में dt वाली कोई चीज तो रखनी है, तो उसका मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल रहे हैं ध्यान दीजिए, देखो dx को आप यहीं रोको और ये जो चीजें हैं उसको आप पलटा करके नीचे ले जाओ इसके बटे में, तो dx यहीं रहेगा, इस तरफ कौन है e की घात t dt। ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आया है। उसके बाद dx यहीं रोक करके इसको पूरे को बटे में ले जाओ, तो ये पूरा ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये dx अपनी जगह पे है, इसको हमने उठा करके इसके बटे में ले गए, तो dx बराबर हमको क्या दिखेगा, e की घात t dt अपॉन c की घात x log c। ठीक है, या अगर आप चाहें तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो जैसे हमने यहाँ पे बाजू में लिखा है ना, आप इस पूरी चीज को आप नीचे लिखना। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब हमने जगह दे करके बाजू बाजू में लिखते गए, परंतु आप इसको जस्ट इसके नीचे लिखेंगे ना तो क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, dx वहीं रुक गया है और इसको अपन बटे में ले गए, तो अपने को क्या मिलेगा, अब यहाँ पे केवल dx बचेगा। ठीक है, और उस तरफ क्या बचेगा, ये देखो यहाँ पे अपन ने लिखा है e की घात t dt अपॉन c की घात x log c, और c की घात x को ही आपने c की घात x को e की घात t माना है, तो c की घात x की जगह में आप e की घात t रख देना। तो इसके बराबर में फिर देखो e की घात t अपनी जगह पे, dt अपनी जगह पे, c की घात x के जगह पे हम लोग e की घात t रख दिए क्योंकि उसको अपन ने माना है, और ये log c। तो अब देखो e की घात t की घात t कटेगा तो क्या बचेगा, dt अपॉन log c, यानी कि dx बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, यानी dx की जगह में सीधा रखूंगा, dx की जगह में हम क्या रखेंगे, dt बटे log c रखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा एक और बात, भैया लिमिट भी हमको चेंज करना है क्योंकि ये जो लिमिट है वो x के लिए है और हमको अब समाकलन हमारा t के रूप में आने वाला है, तो t की लिमिटें चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी, x के लिए जो लोअर लिमिट है उसको आप यहाँ पे रखोगे और t के लिए लोअर लिमिट प्राप्त करोगे, फिर आप x के लिए जो अपर लिमिट है उसको यहाँ रखोगे और t के लिए अपर लिमिट प्राप्त करोगे। तो चलिए x के स्थान पर 0 रखो, तो ये हो जाएगा c की घात 0, c की घात 0 का मान हो जाएगा 1, तो इसका मतलब हो गया e की घात t बराबर हो जाएगा 1। तो आप खुद सोचो जब e की घात t बराबर 1 है तो t का मान क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है t का मान 0 होना चाहिए क्योंकि e की घात 0 बराबर 1 होता है। या यूं समझिए कि 1 को आप लिख सकते हैं e की घात 0, तो कंपेयर कर लेंगे तो t बराबर 0 मिल जाएगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल 0 के लिए हमको t इक्वल 0 मिल रहा है, और अब चलिए x इक्वल अनंत के लिए देखते हैं कि t इक्वल क्या मिल रहा है। तो x इक्वल इन्फिनिटी यहाँ पे आप रख के देखिएगा, c की घात अनंत इज इक्वल टू अनंत, तो ऐसे स्थिति में जब c की घात अनंत इज इक्वल टू e की घात t, तो ये हो जाएगा अनंत इज इक्वल टू e की घात t। अब t की जगह क्या लिखूं ताकि अनंत मिले, तो आप सभी को पता होगा e की घात अनंत बराबर अनंत होता है, अर्थात t की वैल्यू क्या होगी, है ना भाई। t के रूप में आप देख लो अब यहाँ पे, या फिर आप इसको ऐसा सोचो कि भाई अनंत लिखे, अनंत को आप लिख सकते हो e की घात अनंत और इधर e की घात t, तो कंपेयर करोगे तो t बराबर अनंत मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए x इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए हमको t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिला है। तो दोस्तों अब देखिए कि इस इंटीग्रल को अब किस तरह से लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x की घात c अपॉन c की घात x, x को x का मान क्या निकल जाएगा, देखो ध्यान से, x log c बराबर t है, तो x का मान निकालने के लिए t बटे log c, t बटे log c, तो यहाँ पे x की जगह देखो अपन ने t बटे log c लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, घात में c है तो c हो गया। ठीक है, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, ये x का मान यहाँ से निकालोगे तो x का मान आ जाएगा t बटे log c, तो x के स्थान पर आप लिखोगे t बटे log c और घात में c है तो पूरे घात में c लगा दिए, अपॉन में कौन है, c की घात x है, c की घात x को आपने माने e की घात t, तो ये e की घात t मैंने बाजू में लिखा है, 1 अपॉन करके लिखा है क्योंकि c की घात x यहाँ पे बटे में है, इसलिए बाजू में इंटू 1 अपॉन e की घात t आ गया। अच्छा ये कौन है, dx, dx का मान इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना, अर्थात dx की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt बटे log c, ये dt बटे log c हमने लिखा हुआ है। अब देखो log c की घात में c और एक और log c, यानी टोटल हो गया log c की घात में c प्लस 1, तो log c की घात में c प्लस 1 जो कि अपॉन में है वो बाहर निकल गया, या यूं कहिए कि 1 अपॉन log c की घात में c प्लस 1 बाहर हो गया। अब देखिए अंदर क्या बचा है, t की घात क्या बचा है, c। अब देखो t की घात c बचा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, c प्लस 1 माइनस 1, मतलब मैं जानबूझ करके 1 जोड़ करके 1 घटा दिया, क्यों घटाए हैं, क्यों ऐसा किए हैं, क्यों जोड़ के घटाए हैं 1 को, अभी अपने को पता चल जाएगा। तो t की घात में c प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, और ये जो e की घात t दिख रहा है ना, ये ऊपर जाकर के e की घात माइनस t हो गया है। दोस्तों गौर कीजिए, ये पूरा का पूरा जो है वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में फिट हो रहा है, एकदम गौर से देख लो।
ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन में पूरा फिट हो रहा है। कैसे? देखो, गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार इंटीग्रल 0 से अनंत x की घात n - 1 इंटू e की घात -x dx बराबर गामा n होता है। अब ये उसी रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब इस बात पे आप कंफ्यूजन मत रखिएगा सर ये तो t के रूप में है, ये तो x के रूप में है। दोस्तों वेरिएबल भले हमको बदला हुआ दिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वरूप को देखो, उसके पैटर्न को देखो। जैसे e की घात -x है, यहाँ पे e की घात -t है, वहाँ dx है, यहाँ dt है। इंटीग्रल देखो 0 से अनंत है, 0 से अनंत है। जैसे यहाँ पे x की घात n - 1 है तो ये गामा n होता है। अब n - 1 है तो गामा n है। यहाँ पे c+1 - 1 है, c+1 यानी कि आप देखो n के जगह पे यहाँ पे c+1 दिख रहा है। जैसे ये n - 1 वैसे ये c+1 - 1। इसलिए तो मैं यार हमको केवल t की घात c मिल रहा था ऊपर में, लेकिन हमको इस रूप में देखना है n - 1 यानी कि -1 दिखना चाहिए। तो -1 तो यहाँ नहीं दिख रहा था, सिर्फ t की घात c दिख रहा था, इसलिए मैं +1 करके -1 किया ताकि मैं इसको इस रूप में देख सकूं। तो जिस तरह यहाँ पे n - 1 है घात में, तो ये पूरा जो है इंटीग्रल क्या हो जाता है, गामा n हो जाता है। अब यहाँ पे n के स्थान पर दिख रहा है c+1, इसलिए ये हो जाएगा गामा c+1। ठीक है, तो इस डेफिनेशन की मदद से हमने इसको ऐसा लिखा, ये हो गया गामा c+1 और अपॉन में क्या है, log c की घात में c+1। ये देखो, और ये प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था आपको, और ये सिद्ध हो गया। देखो, तो इस तरह से ये सवाल बन जाता है दोस्तों, बहुत ही सरल है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों ये सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।